खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश की इकोनॉमी और जीडीपी के ताजा आंकड़ों से बढ़ रही परेशानियों को बेवजह करार देने का जिम्मा पीएम मोदी ने खुद संभाला। पीएम ने खुद तमाम तरह की प्रोजेक्शन रिपोर्ट्स और स्लाइड्स के साथ आकर कल यह बताया कि देश की विकास की रफ्तार ठीक है और इकोनॉमी को गर्त में जाता बताने वाले विपक्ष का हल्ला बेमानी। प्रधानमंत्री ने एक तरह से अपनी 3.5 साल की सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए साल की पहली तिमाही में 5.7% पर लुढ़की विकास दर को थामने और इकोनॉमी को मजबूत करने का दावा किया और पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि इससे पहले 6 सालों में मनमोहन सरकार में 8 बार ऐसे मौके आए जब विकास दर 5.7 या उससे नीचे आई। पीएम का कहना है कि कुछ लोगों का काम ही है महाभारत के शल्य की तरह देश में निराशा फैलाना, सो वो वही कर रहे हैं। उधर पीएम के इस बयान पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने उन्हें नाकाम बताया और कहा कि अगर उनसे नहीं हो रहा तो बता दें, वो 6 महीने में करके दिखा देंगे। यशवंत सिन्हा ने भी जवाब दिया और कहा कि वो शल्य नहीं भीष्म पितामह हैं और इकोनॉमी का चीरहरण देखते हुए चुप नहीं बैठ सकते। तो आज डिबेट में बड़ा सवाल यह कि क्या वाकई विपक्ष इकोनॉमी पर देश को गुमराह कर रहा है जैसा पीएम दावा कर रहे हैं। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। मईशत को लेकर तकरार, यशवंत सिन्हा का मोदी हुकूमत पर अटैक, हर अटैक पर मोदी का काउंटर अटैक। क्या अपोजिशन मईशत पर अवाम को कर रही है गुमराह? वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध के रोज आईसीएसआई की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब करते हुए नोटबंदी समेत कई मौज़ूआत पर बातें कही। मोदी ने मुल्क की मौजूदा मईशत की सूरत हाल पर भरोसा दिलाने की कोशिश करते हुए इस बात का एतराफ भी किया कि जीडीपी में गिरावट जरूर आई है, ताहम उन्होंने कहा कि अभी भी सूरत हाल कंट्रोल में है। 28 साल से अटका हुआ बेनामी संपत्ति कानून किया गया, कई वर्षों से लटका हुआ गुड एंड सिंपल टैक्स जीएसटी लागू किया गया। डिमोनेटाइजेशन का फैसला लेने की हिम्मत भी इसी सरकार ने दिखाई। कुछ लोगों को निराशा फैलाने में बड़ा आनंद आता है, अद्भुत आनंद। उनको रात को बहुत अच्छी नींद आती है, लेकिन यह शल्य जो भी युद्ध में था उनको हतोत्साहित करने का ही काम करना। उससे क्या लड़ोगे? तुम्हारे पास तो कोई दम नहीं है। अरे तुम्हारे घोड़े में दम नहीं है, तुम्हारे रथ में, ऐसा ही बस यही काम। अब ये शल्य इंसानी ऐसा नहीं है, शल्य एक वृत्ति है और कोई महाभारत के में युग में ही थी ऐसा नहीं, आज के युग में भी है। हुकूमत के पॉलिसियों के नुक्ताचीन रहे बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर खजाना यशवंत सिन्हा ने नरेंद्र मोदी पर पलटवार कर दिया। यशवंत सिन्हा ने एक मर्तबा फिर अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि वजीर आजम ने मईशत पर आगे आकर राय दी है, ये खुशी की बात है। लेकिन यशवंत सिन्हा ने कहा कि मईशत को कई तरह के चैलेंजेस का सामना है। महाभारत के किरदार शल्य की मिसाल पेश करने वाले मोदी के बयान पर यशवंत सिन्हा ने कहा कि महाभारत में कई किरदार थे और शल्य कौरवों के साथ कैसे गए ये सभी जानते हैं। यशवंत सिन्हा ने मोदी के जवाब में भीष्म पितामह की मिसाल पेश करते हुए अपने तेवर से मुतल्लिक इशारा दिया। उन्होंने कहा कि द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तब भीष्म पितामह खामोश रहे थे, लेकिन वो मईशत का चीरहरण होते हुए नहीं देख सकते। शल्य एक कैरेक्टर था जिसको ठग कर दुर्योधन अपने पक्ष में ले गया था और वो फिर सारथी बना कर्ण का, तो उसने अपनी एक भूमिका निभाई। लेकिन महाभारत में और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिसके के बारे में बात की जा सकती है। अब उसमें जाएंगे तो फिर हमें सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि दुर्योधन कौन है आज के। इससे कबल बीजेपी रुकने पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी भी मईशत पर तशवीश जाहिर कर चुके हैं। चंद रोज पहले वाजपेयी हुकूमत में मरकजी वजीर रह चुके अरुण शौरी ने भी नोटबंदी को अब तक की सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम करार दिया था। अपोजिशन भी मुसलसल मईशत की सुस्त रवि पर सवाल उठाता रहा है। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मईशत पर बोलना क्या डैमेज कंट्रोल की जानिब इशारा करता है या अपोजिशन के जरिए मईशत पर अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
तो आज बड़ा सवाल यही कि क्या ऑपोजिशन पार्टीज इकोनॉमी पर देश को गुमराह कर रही हैं, यही हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आरपी सिंह साहब आज मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। इसके अलावा आर.ए. उस्मानी साहब जो कि यूथ अफेयर्स मिनिस्टर रह चुके हैं अखिलेश यादव की सरकार में, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर, वो हमारे साथ लखनऊ से इस बहस का हिस्सा हैं। डॉक्टर शिर्वो कमल दत्ता मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और साथ ही साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आकाश जिंदल साहब जो कि मार्केट एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए उनके नेशनल स्पोक्स पर्सन हिलाल अहमद साहब लखनऊ से, थोड़ी देर में आपको वो स्क्रीन पर नजर आएंगे। और सीपीआई के सीनियर लीडर अमीर हैदर जैदी साहब भी बस थोड़ी देर में हमारे साथ इस बहस का हिस्सा होंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन आरपी सिंह साहब, पहला सवाल आपसे। कहा यह जा रहा है कि ऑपोजिशन पार्टीज के साथ साथ आपके नेताओं के जो बयान सामने आए, जिसमें यशवंत सिन्हा साहब के बयान को मैं जोड़ लूं, अरुण शौरी साहब के बयान को मैं जोड़ लूं, जिस तरह से हमला बोला गया सरकार की पॉलिसीज को लेकर और सरकार के तमाम कामों को लेकर, उसके बाद जबरदस्त प्रेशर था, जिसका नतीजा था कि 1.25 घंटे की स्पीच प्रधानमंत्री को सामने आकर देनी पड़ी और एक तरीके से 3.5 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करना पड़ा। मुझे ये बताइए कि अगर प्रधानमंत्री जी कोई अपनी स्पीच में देश के सामने तथ्य रखें और सच बताएं देश को, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वो प्लेटफॉर्म वो कंपनी सेक्रेटरी का रहा हो, परंतु रखे तो उन्हें देश के सामने सारे तथ्य अपने और ठीक तथ्य रखे, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ रही ऑपोजिशन की बात और जा रही हमारे पार्टी के 2 व्यक्तियों का आपने नाम लिया। पहले मैं ऑपोजिशन की बात कर लूँ। ऑपोजिशन ने पिछले कई महीनों से 2-3 मतलब पिछले लगभग साल भर से एक कोशिश की एक नए प्रकार का नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, कहकर कि नहीं देश में बड़ी डिस्टर्बेंस है, देश में एक अशुचिता है, देश में एक सद्भाव का अभाव नहीं है, वो कुछ ना कुछ नया कुछ निकालते रहे, चलते रहे, पर वो हुआ नहीं। कभी वो अवार्ड वापसी, कभी इस प्रकार का सब मामले चलते, वो चला नहीं। अभी जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद जीएसटी हुआ, एक देश में एक साफ गोई वाली इकोनॉमी लाने की कोशिश, एक फॉर्मलाइज इकोनॉमी लाने की कोशिश की गई कि हम पूरी इकोनॉमी को एक फॉर्मलाइज इकोनॉमी बनाएं। एक नई कोशिश की गई, नई पहल की गई। इससे पहले सरकारों ने इतनी हिम्मत की नहीं कि वो कि डिमोनेटाइजेशन करते और वो जीएसटी लाते, जिससे एक फॉर्मलाइज इकोनॉमी की तरफ हम बढ़े, ताकि दुनिया की जो अच्छी इकोनॉमीज है, जो कि फॉर्मलाइज इकोनॉमीज है, उनकी तरह हम भी देखें और दुनिया की जो ऊपर की इकोनॉमीज हैं उनके साथ हम कंधे के साथ कंधा मिलाकर चल सके और हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट आनी है इन्वेस्टमेंट आ सके। अब वो भी उनके गले से नहीं उतरा कि ये इतनी सफाई से सब मामला हो रहा है और कोई इस पर आक्षेप नहीं है। हाँ, नहीं, आरपी सिंह साहब, एक सवाल ये है कि यशवंत सिन्हा साहब ये कह रहे हैं कि अगर मैं बात पूरी, मैं एक बात अपनी, मैं आ रहा हूँ, एक बात, अरे सर मैं वापस एक मिनट सबीर साहब, मैं यशवंत सिन्हा पे आ रहा हूँ, मैं सिन्हा साहब पे आ रहा हूँ, सिन्हा साहब पे जी। तो अब वो जहां तक अरुण शौरी या यशवंत सिन्हा जी का मामला है, वो इंडिविजुअल्स हैं। अब वो पार्टी में पहले रहे हैं, हमारे अरुण शौरी साहब पहले, अब तो पार्टी में पहले पार्टी में रहे हैं, पार्टी के सरकार में मंत्री भी रहे हैं। अब वो नहीं है तो अब वो कहीं ना कहीं वो गुस्सा निकलता है कि मैं सरकार में नहीं हूँ, सरकार में मंत्री नहीं हूँ। और जो लोग नहीं आ पाते किसी कारण से, उनका गुस्सा निकलना बड़ा स्वाभाविक है, कोई इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु बातें पूरी ठीक पर्सपेक्टिव में ना रखी जाए। आप सिर्फ यशवंत सिन्हा जी का बयान सुनते हैं, अगर उनके बेटा का बयान सुन लें, उनके बेटा का बयान, जयंत सिन्हा का बयान क्या है इकॉनमी के बारे में, जरा वो भी समझ लें, या पार्टी में जो बाकी लोग हैं उनका बयान क्या है वो भी समझ लें। तो एक देश में एक माहौल खड़ा करना, जबकि देश एक ठीक दिशा में जा रहा है, एक फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ नहीं, लेकिन आरपी सिंह साहब, काले धन का सवाल ये है ना कि पीएम ने इशारों में कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा साहब को और अरुण शौरी साहब को ये सलाह दी कि भाई शल्य की तरह काम ना करें, शल्य का काम है सिर्फ और सिर्फ निराशा फैलाना। लेकिन आज यशवंत सिन्हा साहब ये कहते हुए नजर आए कि वो शल्य नहीं है, भीष्म पितामह है, लेकिन भीष्म पितामह की तरह चुप नहीं रहेंगे अगर इस देश की सरकार इकोनॉमी का चीरहरण करेगी। तो बड़े तल्ख अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यशवंत सिन्हा की बात को आप खारिज तो नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले आपकी सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। देखिए, और उनकी बात को अरुण शौरी भी दोहरा रहे हैं और शत्रुघ्न सिन्हा आपकी पार्टी के सांसद भी दोहरा रहे हैं।
मैं वापस कहना चाहता हूँ, आपने 3 नाम, अब एक नाम और जोड़ दिया उस श्रेणी में। देखिए, जब सरकार में आदमी किसी लेवल पे पार्टिसिपेशन नहीं कर पाता, कई बार फ्रस्ट्रेशन होती है। मैंने कहा अभी आपको क्या फ्रस्ट्रेशन होती है, वो कहीं ना कहीं रंग से निकलती है। ठीक है। अरुण शौरी साहब पार्टी में नहीं है, ठीक है। वो पार्टी में थे, पहले थे मंत्री भी रहे, आज वो पार्टी में नहीं है। यहाँ तक यशवंत सिन्हा साहब ने कहा कि वो भीषम पितामह है और चीरन होते नहीं सकते। मैं अगर स्लग फेस्ट में जाऊं तो उनके समय में किस प्रकार की इकोनॉमी चलती थी मैं उस पर नहीं जाना चाहता। और आज वो उससे बहुत आगे दुनिया निकल गई है। जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, आज दुनिया उससे बहुत आगे बढ़ गई और आज की दुनिया की सोच बहुत अलग हो गई है। आज परिप्रेक्ष्य भारत का भी और भारत में काम करने का भी और दुनिया की इकोनॉमी का भी बहुत बदल गया है। अगर वो ठीक मायने में भीषम पितामह का रोल करते तो वो ये भी शीशा दिखाते कि 2013 के अंदर किस प्रकार 5 फ्रेजाइल इकोनॉमीज की तरह थे। हम 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी में गिने जाते थे कि ये इकोनॉमीज दुनिया का भट्टा बैठा देंगी, 5 इकोनॉमीज ऐसी इकोनॉमीज में गिने जाते थे। तो वहां से निकलकर आज दुनिया हमको देखती है, दुनिया ये मानती है कि एक अच्छी इकोनॉमी चल रही है। चलिए ठीक है सिंह साहब, मैं हिलाल अहमद साहब से सवाल लेने वाला था, लेकिन आकाश जिंदल साहब इस पर रिएक्ट करना चाहेंगे कुछ। आकाश जिंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरे अपनी बात, सिंह साहब बहुत टाइम हो गया, एक मिनट आप करिए, रिएक्ट करिए, बात पूरी करो दूसरों की भी सुन लें। अपनी बात पूरी करो, आधा सेकंड, बात पूरी हो गई आपकी। सिंह साहब एक मिनट। आकाश जिंदल साहब, क्या आपको यकीन है, और जिस तरह से आरपी सिंह साहब कह रहे हैं कि जितने आंकड़े पेश किए गए वो सही आंकड़े हैं, तो देश किस तरफ जा रहा है ये बताना बहुत जरूरी हो गया था। विपक्ष ने जिस तरह का माहौल बना दिया था, इससे इत्तेफाक रखते हैं आप कि वाकई इतनी ही अच्छी तस्वीर है, अच्छे दिनों की तस्वीर है जो पेश की गई है और वो सच है? देखिए मैं पहले सिंह साहब को और सबको बता दूं, मैं एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हूं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in, किसी पार्टी से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। बीजेपी की मैं रिस्पेक्ट करता हूं और खासकर मोदी साहब को मैं आज तक का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मानता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब हमें अपनी सरकार से चाहिए। आज जीडीपी ग्रोथ 5.7% पे आ चुकी है। अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल बहुत हाई है। नए यूथ को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, रादर छोटे बिजनेसेस से रिट्रेंचमेंट हो रही है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है डाउन आई हुई है। रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें 3.36% है। फूड इन्फ्लेशन हाई है, फेस्टिवल सीजन इसे कहीं ना कहीं और बढ़ाएगा। मानता हूं आपकी सरकार की उपलब्धियां भी हैं। उपलब्धियां ये है, एफडीआई बढ़ा है आपके समय में, एफआईआई का पैसा बढ़ा है। डीमोनेटाइजेशन लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में कमियां रही हैं क्योंकि फ्रेश करेंसी की प्रिंटिंग और सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो पाई। जीएसटी के समय लगातार, उससे पहले 15 दिन में तमाम टीवी चैनल पे सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा था कि बिजनेसमैन से कम्युनिकेट कीजिए, डायलॉग कीजिए, उनकी एप्रीहेंशन, उनकी क्वायरीज को रिजॉल्व कीजिए। लेकिन सरकार कुछ जल्दबाजी में थी। आपकी भी गलती नहीं है, आपकी पूरा एफर्ट तो जीएसटी काउंसिल में ही लग गया था, तो वहीं पे जो है उसके बाद ये था कि कहीं ना कहीं इसको पास कराया जाए। तो जीएसटी जिस शेप में आया है, सब इसका मतलब ये निकाले ना कि 3.5 साल में जिन अच्छे दिनों का दावा किया जा रहा है वो नहीं आया है अभी। 10 सेकंड और लूंगा, उससे बात क्लियर हो जाएगी। उससे क्या है, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि बिजनेसमैन काम करने की बजाय पेपर वर्क और उसमें है। आप ही की सरकार का एक बहुत अच्छा नारा था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मुझे लगता है कि वो नारा जो है मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in के हिसाब से कहीं वो धुंधला पड़ता जा रहा है। तो इसलिए हमें आपसे जवाब चाहिए कि आज की तारीख में जो है किस तरीके से इकोनॉमी को रिवाइव किया जाएगा। जीएसटी में जो कमियां रह गई, डीमोनेटाइजेशन में कुछ गलतियां रह गई, उनको निकाल के इकोनॉमी को रिवाइव किए जाए। और जैसे हमारे एंकर ने पूछा, अच्छे दिन का वादा आप लोगों ने किया था, अनकंडीशनल वादा था। एक चीज और बताना चाहूंगा, अनकंडीशनल वादा था और आपकी सरकार को बड़े प्यार से, सम्मान से, कॉन्फिडेंस के साथ लाए थे। कृपया वो अच्छे दिन हमें दे दीजिए। डॉक्टर दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, अब आपकी बात पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। फिर मैं हिलाल अहमद साहब और जैदी साहब के पास चला जाऊंगा, उस्मानी साहब के पास चला जाऊंगा। डॉक्टर दत्ता, आप क्या कहना चाह रहे हैं? और देखिए, उन्होंने साफ कहा कि वो एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छा मानते हैं और अब तक का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मानते हैं। उसके बावजूद भी जो दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं उससे सेटिस्फाइड वो नहीं है। उन्हें नहीं लगता कि अभी अच्छे दिन ऐसे कोई आ गए हैं जो दिखाए जा रहे हैं। मानते हैं आप? समीर, हमें 2-3 चीज समझने की बहुत आवश्यकता है। ये बेशक ये है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के
इंडिपेंडेंट भारत के वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जी, और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, इस पे कोई दौरा ही नहीं है। जहां बात आती है कि इकोनॉमी के बारे में जिस तरह का एक र्यूमर मॉन्गरिंग किया जा रहा है, सबसे पहले हमें एक चीज समझने की आवश्यकता है कि र्यूमर मॉन्गरिंग पे इकोनॉमी चलती नहीं है, र्यूमर मॉन्गरिंग पे इकोनॉमी की डिरेलमेंट नहीं होती है। जितना आप र्यूमर मॉन्गरिंग करवाएंगे और करेंगे और उसको आप अगर तथ्यों के आधार पे आप अगर साबित नहीं कर पाते हो, हाँ। या फिर एक क्लीशेड वन साइडेड पिक्चर देते हो, तो अपने आप ही आप कुछ दिन के अंदर एक्सपोज हो जाते हो। हमें सोचने की और देखने की आवश्यकता है कि जब मोदी सरकार 2014 में जब आए भारत में, क्या चीज लेके आए और किस तरह का बोझ लेके आए, उस बोझ के बारे में तो बात करने की जरूरत है ना। 3 साल हो चुका है इस सरकार का, हाँ। पर अभी भी 3 साल में भी वो जो बोझ था पॉलिसी पैरालिसिस का और मिस गवर्नेंस का, उसको अभी तक क्लियर नहीं कर पाए। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में और जटिल समस्या है, हाँ। पर बेरोजगारी एक दिन में पैदा नहीं होता है, बेरोजगारी एक दिन में खत्म नहीं होता है। नहीं, लेकिन अगर आप खत्म करना चाहते हैं बेरोजगारी, उसके लिए समस्या को, उसके लिए पहल की, तो पहले तो मानना पड़ेगा ना कि बेरोजगारी बढ़ रही है। नहीं, उस पे पहल करने की बहुत जरूरत है और उस पे सोचने की जरूरत है गंभीरतापूर्ण। हाँ। एक क्रेडिटेबल अर्थशास्त्री होने के नाते मैं अक्सर कहता आया हूं कि एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट सिनारियो को अगर हैंडल करना है तो 25 साल का एक रणनीति बनाने की आवश्यकता है। आज अगर बेरोजगारी हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पे हो चुका है, वो इसलिए हुआ है कि भारत का जिस तरह का पतन हुआ है आपके अंधाधुंध ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के चलते, जिसकी शुरुआत और जिसकी नींव डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने की थी, वो कहीं ना कहीं पे बहुत बड़ा फिलहाल क्या रीजन है? फिलहाल बेरोजगारी बढ़ने का क्या रीजन? नोटबंदी को आप नहीं मानते बचे? नोटबंदी के बाद जो हालत हुई, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है वो चौपट हो गया, नोटबंदी, रियल एस्टेट ठप हो गया। नोटबंदी करना बहुत आवश्यक था क्योंकि हमारे देश में जिस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा था। आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं। आप सुन लीजिएगा उसके बाद आप रिएक्ट कीजिएगा, बीच में मत बोलिए, सुनने की क्षमता रखिए। जहां पे नोटबंदी की जहां बात आती है, नोटबंदी आपके लिए नहीं, मैं एंकर साहब के लिए कह रहा हूं साहब, की जरूरत था, वो पहल इसलिए आवश्यक था क्योंकि उसके बिना आप चीजों को क्लीन नहीं कर सकते थे, सिस्टम को क्लीन नहीं कर सकते थे। ठीक है। जीडीपी ग्रोथ रेट को लेके एक क्वार्टर की बात है, हाँ। एक क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ रेट गिरा है, पर ओवरऑल आप अगर एस्टिमेट कर लेंगे पूरे, ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं डिमोनेटाइजेशन की वजह से, नोटबंदी की वजह से कुछ सेक्टर्स पर बेरोजगारी की मार तो पड़ी, लेकिन ब्लैक मनी का जो सर्कुलेशन बढ़ गया था वो कम करना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ब्लैक, ठीक है, लॉजिकल बात है, लॉजिकल बात है। हिलाल अहमद साहब, हिलाल अहमद साहब, नहीं, एक मिनट सर, बहुत टाइम हो गया। हिलाल अहमद साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या यह बात सही है कि आप लोग और तमाम विपक्षी पार्टियां देश की इकोनॉमी को लेकर देश को गुमराह कर रही हैं? पहली तिमाही के जो आंकड़े आए, एक तिमाही के आंकड़ों पर आपने ऐसा प्रेजेंट करने की कोशिश की कि इस देश की इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया है। राहुल गांधी तो यहां तक कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी से हो नहीं पाएगा, हमको मौका दीजिए, हम 6 महीने में करके दिखा देंगे। तो आप 10 साल में तो नहीं करके दिखा पाए, लेकिन आप 6 महीने में करके दिखाने का वादा कर रहे हैं, किस आधार पर? समीर साहब, एक बात सबसे पहले हम कह दें कि नरेंद्र मोदी जी को अगर कोई बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कहता है तो निश्चित रूप से उसने नरेंद्र मोदी जी का आकलन सही तरह से नहीं किया है। नरेंद्र मोदी जी के लिए अगर बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इसलिए कहा जाता है कि वो तथ्यों को, फैक्ट्स को जो है वो गलत तरह से रखते हैं, तो हम इसके ऊपर कंसीड करते हैं कि बेशक वो जिस तरह से फैक्ट्स को रखते हैं, जिस तरह गलत तरह से वो फैक्ट्स को रखते हैं, उसमें वो सबसे बेहतर प्राइम मिनिस्टर है, उनसे बेहतर कोई नहीं रहा है। एक बात। दूसरी इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी बात कही जा रही है वो डेटा सरकार का है, हमारा बनाया हुआ डेटा नहीं है। अगर आज की तारीख में 5.7% पे ग्रोथ रेट आकर के रुकी है तो 5.7% सरकार का डेटा है। आज की तारीख में अगर नेगेटिव ग्रोथ रेट प्रोडक्शन के अंदर है, तो आपकी सरकार में 5.7% ग्रोथ रेट कभी नहीं रही ना, ये हमने नहीं बताई है। मनमोहन सिंह के 10 साल के शासन में कभी नहीं रही 5.7%। अगर आप 4.5% भी तो रही है, अगर आप कहने देंगे तो
सर अगर आप हमको पूरी बात बोलने देंगे तो आपकी बात हमने धैर्य से सुनी थी, आपसे भी उम्मीद करते हैं। अगर आप जो है वो उस सीरीज पर जाते हैं जिस सीरीज के ऊपर यूपीए की गवर्नमेंट की ग्रोथ रेट गिनी जाती थी, तो आज जो है वो ग्रोथ रेट 3.7 है। तो इस वजह से अगर आप वहां पे जाएंगे तो आपको कभी भी यूपीए गवर्नमेंट में 3.7% जो है ग्रोथ रेट नहीं रही है, कभी भी नहीं रही अगर आप उस सीरीज पे चले जाते हैं। तो अगर आप पैमाना एक रखेंगे तो नतीजे एक निकल करके आएंगे। अगर आज की तारीख में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो वहां के ऊपर नेगेटिव ग्रोथ रेट है तो ये सरकारी आंकड़ा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अगर नहीं हो पा रहा है, ये सरकारी आंकड़ा है। अगर लोग जो है वो नौकरियों से निकाले जा रहे हैं, ये सरकारी आंकड़ा है। इसके ना कोई भी आंकड़ा विपक्ष का नहीं है, ये सारे आंकड़े जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ये भारत सरकार ने दिए। तो हम क्या कहें कि भारत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हर जगह हम नेगेटिव में जा रहे हैं, हर जगह हमारी इकोनॉमिक जो है वो क्रैश होती चली जा रही है। तो हम क्या कहें कि भारत सरकार अच्छा काम कर रही है। निश्चित रूप से जो बात मनमोहन सिंह साहब ने कही थी कि एक लीगलाइज लूट और ऑर्गेनाइज प्लंडर है, उसी बात को अरुण शौरी साहब ने कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जो अगर हुई है तो वो डिमोनेटाइजेशन का आरोप लगा रहे हैं। और ये बात सही है। उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मानी साहब समाजवादी पार्टी के बड़े सीनियर लीडर हैं। तो ठीक है हिलाल अहमद साहब, हो गई आपकी बात। उस्मानी साहब मुझे ये बताइए, मैं बड़ा सीधा सा सवाल आपके सामने रख रहा हूं। अच्छा ये होता कल एक मिनट हिलाल साहब एक मिनट हमको भी दे देते। उस्मानी साहब कल प्राइम मिनिस्टर सामने आए, 1.25 घंटे की उन्होंने तकरीर की और तमाम आंकड़ों के साथ, तमाम स्लाइड्स के साथ, तमाम प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के साथ उन्होंने देश की इकोनॉमी की एक तस्वीर पेश की। आपको उन पर भरोसा हुआ या फिर आज राहुल गांधी जो सामने आए और उन्होंने कहा कि वो 6 महीने बस दे दें तो हम देश की तकदीर बदल देंगे, नरेंद्र मोदी से हो नहीं पा रहा है, वो करके दिखा देंगे, भरोसा किस पर हो रहा है आपको? बिल्कुल जो विपक्ष कह रहा है, जो विपक्ष लगातार कह रहा है कि इन्होंने जो पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट करके रख दिया है, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है और उसको प्रूव किया है इनकी पार्टी के लीडरों ने, चाहे वो अरुण शौरी हो, चाहे वो यशवंत सिन्हा जी हो, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा जी हो, चाहे वो सुब्रमण्यम स्वामी जी हो। उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि ये सरकार सारे जितने भी इन्होंने वादे किए थे उस पे ये फेल हो गए हैं। इन्होंने कहा था कि हम 2-3 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आज बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है, आज युवा वर्ग आत्महत्या कर रहा है, आज व्यापारी वर्ग जो जीएसटी इन्होंने लागू किया उसकी इन्होंने पूरे तैयारी नहीं की, इनको इनके अधिकारियों को, इनके कर्मचारियों को उसकी जानकारी नहीं है, अभी तक पूरा सिस्टम नहीं हो पाया है। और जो नोटबंदी की, इन्होंने नोटबंदी की कि काले धन को हम रोकेंगे, कहां पे काला धन रोक दिया इन्होंने तो वादा किया था कि काला धन हम विदेश से लाएंगे, जो विदेशों में करोड़ों रुपया, खरबों रुपया, यानी पीएम की बातों पर भरोसा नहीं है आपको। आप यशवंत सिन्हा की बात पर भरोसा कर सकते हैं, अरुण शौरी की बात पर भरोसा कर सकते हैं और शत्रुघ्न सिन्हा की बात पर भरोसा कर सकते हैं तमाम बीजेपी नेताओं, लेकिन पीएम की बात पर भरोसा नहीं आपको। ज़ैदी साहब नहीं है, इन्होंने जो क्या वाकई ये तस्वीर है, क्या ऑपोजिशन पार्टीज देश को गुमराह कर रही हैं क्या? देश की इकोनॉमी के नाम पर डरा रही हैं क्या? बेवजह का डर दिखा रही हैं क्या? समीर भाई, जो आंकड़े अर्थशास्त्र के पेश कर रहे हैं वो भी पेश किए जा सकते हैं, लेकिन अगर देश की अर्थव्यवस्था इतनी ही मजबूत है तो प्रधानमंत्री को 1 घंटा भाषण देना पड़ा टीवी पे, बताना पड़ा, तो अच्छी बात है ना? ये सुन लो ज़ैदी साहब, अच्छी बात है ना? अगर एक प्राइम मिनिस्टर, अगर देश की जनता के मन में सवाल खड़े हो रहे थे और प्राइम मिनिस्टर ने आकर उन सवालों का जवाब दिया, तो ये अच्छी बात है ना? समीर भाई, उस भाषण में से निकला क्या वो तो सुन लीजिए सर। 1 घंटा भाषण दिया। चुनाव से पहले के भाषण अगर उनके आप सुनेंगे तो वो एक चीज कहते थे कि हम देश में आशा पैदा करेंगे, आशा की किरण लाएंगे और विकास पैदा करेंगे। लेकिन इस 1 घंटे के भाषण में जो पैदा हुआ है, हताशा और निराशा पैदा की है। वो भी ये कह रहे हैं पता नहीं कौन पैदा किया, अरे मुल्क आपके हवाले किया था, ये जुड़वा बहनें कहां से पैदा हो गई जिसका ना एक प्राइम मिनिस्टर तो कह रहे हैं ना, कुछ लोग निराशा पैदा करने का ही काम करते हैं, उनको नींद नहीं आती, रात में सो नहीं पाते वो जब तक निराशा नहीं पैदा करते। जिसका एक का नाम हताशा और एक का निराशा पैदा कर दिया। अब मेरे मित्र ये बैठ के कह रहे हैं कि जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, तो आप पूरी अर्थव्यवस्था हम बैंकिंग करने जा रहे हैं, क्या देश का किसान बैंकिंग व्यवस्था के अंदर आता है? ठीक है, उसकी रेहड़ी पटरी वाले का चेक से पेमेंट होता है, जो गैर संगठित क्षेत्र है उसका पेमेंट क्या चेक से होता है? देश की 40% इकोनॉमी
गैर बैंकिंग क्षेत्र में सर्कुलेट होती है। हाँ, वो परेशान है। ठीक है। दूसरे एक चीज और, ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा जैदी साहब, आपकी इजाजत से एक छोटा सा ब्रेक। एक सेंटेंस सर, एक सेंटेंस बस। ये हमारे मित्र कह रहे हैं कि देश की पुरानी अगर अर्थव्यवस्था में जो कह रहे हैं कांग्रेस के मित्र कहते हैं तो 3.7% आज जीडीपी अगर पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य सामान्य कर दिए जाएं तो देश की अर्थव्यवस्था आज माइनस में है, जो ये खामाखा का ढिंडोरा पीट रहा है। चलिए ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आरपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सारे सवालात भी हो गए उनके लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद ज्यादा वक्त भी होगा हमारे पास, फौरन होते हैं हाजिर और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या इकोनॉमी पर देश को गुमराह कर रहा है विपक्ष, ऑपोजिशन पार्टीज? ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आरपी सिंह साहब, ब्रेक से पहले बहुत सारे सवालात आपके लिए खड़े हुए। कहा यह जा रहा है कि जो आंकड़े दिए गए, कांग्रेस पार्टी खासतौर पर यह दावा कर रही है, वो ठीक नहीं थे, क्योंकि आरबीआई ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर यह कहा था 6.3% यानी जीडीपी ग्रोथ जो प्रोजेक्शन रिपोर्ट थी उसमें बताई गई थी कि कम होने वाली है। लेकिन कल जो स्टेटमेंट आया उसमें यह कहा गया कि ज्यादा होने वाली है और 7.7% आगे रहेगी, ऐसा प्रोजेक्शन। तो क्या कुछ गलतियां हुई क्या, जिसको विपक्ष मुद्दा बना रहा है? मानते हैं आप? देखिए, मैं विपक्ष से एक बात मोटी पूछना चाहूंगा और आपको किसी तरह से कह रहे थे, मैं सुन भी रहा था। जीडीपी वर्सेस इन्फ्लेशन जरा काउंट कर लें। यूपीए के दो इकोनॉमिस्ट बैठे, यूपीए के टाइम में जीडीपी वर्सेस इन्फ्लेशन का क्या हाल था और आज जीडीपी वर्सेस इन्फ्लेशन चेक कर लें। आपने कहीं कहा आटे वाटे का दाम था, मैं चाहूंगा एक बार रियलिटी चेक कर लें, नहीं तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर पे, आपके व्हाट्सएप नंबर पे मैंने दिल्ली के अंदर रियलिटी चेक की है। दाल और आटा दोनों कम है आज। इन्फ्लेशन की बात आप करते हैं, दाल और आटा दोनों कम है आज। लगभग दाल 60-70 रुपए किलो मिलती है और आटा 21 रुपए किलो। ये आटा 28 रुपए किलो था यूपीए के राज में और दालें 150 से 200 रुपए किलो। ये इन्फ्लेशन की हालत, ये महंगाई की हालत थी। तो इसलिए महंगाई जहाँ पे जरूरत है वहां पर उसका फर्क है। अब मुझे पता नहीं, आप आंकड़ों को, मैं आंकड़ों की बात नहीं कर रहा, मैं जमीन पे जो रियलिटी चेक है उसकी बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात आपने की रोजगार की बात, रोजगार का पैमाना बदला है। रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है। मुद्रा योजना के अंतर्गत 7.5 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के अंदर लोन दिया गया। उसमें ज्यादातर महिलाएं हैं और अनुसूचित जाति से लोग हैं और लगभग 2 लाख करोड़ रुपए लगभग उनको लोन दिया गया है। अब बताइए, जिन लोगों को लोन मिला तो 7.5 करोड़ लोगों को जिनको लोन मिला और जिन्होंने अपना रोजगार शुरू किया, तो वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है क्या? वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं है? और मैं ये मानकर चलता हूँ 7.5 करोड़ लोगों से सबने एक आदमी नहीं हायर किया होगा। उसमें से मैं एक तिहाई लोगों को मानूं। एक बात पूरी करनी चाहिए, पिछली बार आपने एक तिहाई लोगों ने भी अगर अपने साथ लोग हायर किए होंगे तो लगभग 10 करोड़ लोगों को नया रोजगार मिला नहीं मिला। और जहां तक गरीब आदमी की चिंता करने की बात है, ये पहली सरकार है जिसने कहा कि हम हर गांव तक बिजली पहुंचाएंगे, हर गांव तक बिजली पहुंचाने का प्रोविजन किया जा रहा है। ये पहली सरकार है जिसने उज्ज्वला योजना में कहा हम हर घर में बीपीएल वाले परिवार को फ्री बिजली देंगे। ये पहली सरकार है जिसमें ये कहा गया कि हम हर गरीब आदमी हर गरीब गृहिणी के हम चूल्हा देंगे, गैस का चूल्हा देंगे। तो ये कई सारी स्कीम्स हैं जो कि पहले कभी ठीक है सर, सरकार की सारी योजनाएं गिनाने की जरूरत नहीं है सिंह साहब। आपने एक मोटी बात कही कि रोजगार, हमने लोगों को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए इंस्पायर किया और उसकी तादाद अगर आप जोड़ लीजिए तो वो 10 करोड़ के करीब हो जाती है। हिलाल अहमद साहब, मानेंगे आप ये बात? जी देखिए समीर साहब, हम बहुत जल्दी छोटी छोटी बातें बता देते हैं। लाल किले के प्राचीर से खड़े होकर के हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि 3 लाख करोड़ से ज्यादा जो है काला धन आया, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है चंद हजार करोड़ आया। कौन प्रधानमंत्री की बात पे विश्वास कर ले? 91 लाख उन्होंने कहा कि नए इनकम टैक्स पेयर्स आए। उसी की बात को अरुण जेटली साहब ने कहा कि 85 लाख नए टैक्स पेयर्स आए। सीबीडीटी का कहना है कि कुल 56 लाख है और वो भी जो 56 लाख की बात की जा रही है वो लोग हैं जो कि पहले खुद जाके मैनुअली टैक्स जो है वो रिटर्न करते थे, अब जो है वो ऑनलाइन हो गए हैं। कौन प्रधानमंत्री जी की बात के ऊपर विश्वास कर ले? कौन प्रधानमंत्री जी की बात के ऊपर विश्वास कर ले कि जब उन्होंने वो कहते हैं कि पिछली सरकारों के जो यूपीए की हुकूमत थी तो उसके लिए 0.4
0.4% की ग्रोथ रेट हुई है। कोई एक क्वार्टर हमको निकाल करके दिखा दिए जिसके 0.4% की ग्रोथ रेट हमने दी हो उसमें। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी के जो आंकड़े हैं बिल्कुल गलत है। उनकी अपनी संस्थाएं उनके आंकड़ों को गलत बताती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रॉफिट जो है वो गिर करके आधा हो गया है। क्यों हो गया है? अगर सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपके अच्छे तो वो आधा कैसे होकर के आ गया है? निश्चित रूप से इसका भी जवाब देना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो बिजली की बात कर रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं बिजली? ये बात बार-बार खड़ी की जा रही है कि सरकार जो है वो आंकड़ों में जनाब मुझे बोलने का मौका दीजिए। हेरा फेरी हो रही है। एक मिनट आकाश जिंदल साहब बताइए, आप क्या आपको लगता है मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए, इस बात में कितना दम है जब ऑपोजिशन पार्टीज ये कहती हैं कि असल जीडीपी जो है वो तो 5.7% है ही नहीं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। सरकार ने आंकड़ों में हेरा फेरी की है, असल तो 3.7% है। इसमें कोई दम है क्या? जी मुझे जवाब देने का मौका दीजिए और साथ ही मेरी प्रार्थना रहेगी सबसे बीच में मुझे इंटरप्ट ना किया जाए क्योंकि मुझे बहुत देर बाद समय दिया गया है। पहली बात, जो जीडीपी का आंकड़ा दिया जा रहा है वो सही आंकड़ा है, इसमें कोई हेरा फेरी नहीं है। हाँ ठीक है, उसके सिस्टम में चेंज हुई है लेकिन वो एक ऐसा सिस्टम है जो कि कोई भी इकोनॉमिस्ट समझ सकता है। तो मेरे हिसाब से जो जीडीपी का डाटा दिया जा रहा है वो सही डाटा है, इसके बारे में कोई मुझे शक नहीं है। और तो कोई भी नेता किसी पार्टी का मेरे साथ बैठ सकता है, मैं उन्हें पूरा डिटेल में सेटिस्फाई कर सकता है। ये गलत है ना दावा? देखिए मेरे हिसाब से उस चीज में हमें नहीं जाना चाहिए, वो एक इररिलेवेंट हम चीज में चले जाएंगे। आज जो हमारे सामने मैकेनिज्म है, जो मेथोडोलॉजी है वो सही मेथोडोलॉजी है और जो सही मेथोडोलॉजी है उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। अब दूसरी बात जो मैं पूछना चाहूंगा, खास कर जो है बीजेपी के हमारे मित्र से, अच्छे दिन आने वाले हैं, वो गाना हम सब में से कोई नहीं भूला। आज ये बात हो रही है कि यूपीए ने अच्छा काम नहीं किया, यूपीए ने क्या किया क्या नहीं किया। 67 ईयर्स 68 ईयर्स जिसमें से काफी साल यूपीए की गवर्नमेंट थी, उनका बैगेज है, या ये लोग कोई कह रहा है कि नॉन परफॉर्मेंस है, मैं नहीं, कुछ लोग बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि नॉन परफॉर्मेंस है। मैं ये जानना चाहता हूं, जब ये गाना था अच्छे दिन आने वाले हैं, तब आपको पता था ऑलरेडी कि 67-68 ईयर्स में क्या हुआ है? तब इस गाने में ये बात क्यों कही गई कि आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सबको मिलेंगी, ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा, देश की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी? तब भी आपको पिछले 67-68 ईयर्स में, जिसको आप कुछ भी कहें, आपको सारी जो है पता था। और तब भी आपको यह पता था कि अभी अगर हम इलेक्ट होंगे तो सिर्फ 5 साल के लिए होंगे। अब ये बात हो रही है कि 3 साल तो बहुत कम समय है, तो जनाब आपको कितने साल चाहिए उसके लिए? 3 साल 4 महीने तो हो गए हैं। लास्ट ईयर तो हम सब जानते हैं इलेक्शन ईयर होता है, तो जो समय आपने मांगा था उस समय, वो समय तो जनता ने आपको दिया है, प्यार और सम्मान से दिया है। तो वो गाना नहीं, मुझे पूरी बात करनी, मुझे बात पूरी करनी, मुझे 20 मिनट बाद आपने समय दिया, बात पूरी करनी पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ दूसरी बात, मैं चाहूंगा आप बस 15 सेकंड में इस सवाल का जवाब दें। मुझे बात पूरी करनी दीजिए। नहीं मुझे पूरी हो गई आपकी बात पूरी। अच्छे दिन की बात बता दूं, मैं कृपा कर अच्छे दिन की बात बता दूं मैं। हाँ बोलिए। मैं हुआ क्या कि आज तक देश में एक पर्टिकुलर पैरामीटर्स में इकोनॉमी को, देश को चलाने का एक रास्ता सोचा जाता था। मैंने अभी कहा इनफॉर्मल इकोनॉमी, ब्लैक मनी की इकोनॉमी, घोटालों की इकोनॉमी, कपड़ों की इकोनॉमी, ये इकोनॉमी चलती थी, ये बड़ी इकोनॉमी थी जिसका आज तक देश में प्रचार रहा। अभी हमने घोटालों की, कपड़ों की इकोनॉमी बंद कर दी, हमने ब्लैक मनी को, हमने फॉर्मल इकोनॉमी, इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल इकोनॉमी कन्वर्ट करने को शुरुआत कर दी। मैंने भी कहा रोजगार का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ सरकारी नौकरी पाएंगे, रोजगार को ये है कि सरकार। अरे सर आप सुनिए, आपने बोला हमें सर, देखिए हमें नहीं है लाल साहब, मैंने आप बोलोगे तो मैं इतना टोकूंगा, आप याद करेंगे। सुन लीजिए पहले एक बात लाल साहब, 12 लाख करोड़ का घोटाला है आपके टाइम में, आपके दोनों नेताओं के खिलाफ। आपके दोनों नेता इस समय कोर्ट से बेल पर बाहर हैं घोटालों के चलते हुए। अगर आपको सुनाई देता हो, सोनिया गांधी और राहुल गांधी कोर्ट से बेल से बाहर है, कोर्ट से बेल घोटालों के मामले में, वो ऐसे नहीं छूटे। अरे बेल उनके खिलाफ, नेशनल हेराल्ड के मामले में बेल पे छूटे हैं वो वैसे नहीं छूटे घोटालों में चलते हुए। और आपके जो बतौर ट्रेड यूनियन लीडर, ये मैं सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि जो तस्वीर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की पेश की जा रही है सरकार की तरफ से, मजदूरों की, गरीबों की,
उसमें क्या आपको यकीन होता है या फिर ग्राउंड पर हालात और ज्यादा बदतर है? कुछ तो माना जा रहा है सरकार की तरफ से कि दिक्कतें हुई हैं, लेकिन नोटबंदी और जीएसटी ये ऐसे फैसले थे कि आगे जाकर हमारे लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे, देश की इकोनॉमी को बहुत ऊपर ले जाएंगे। समीर भाई, अभी बीजेपी उतनी ही दिक्कत है या उससे बड़ी है? मैं ये जानना चाहता हूं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कहे थे आटा दाल सस्ती हो गई। हाँ, अरे भाई हो गई, इसमें कौन कह रहा है आपने कर दी, लेकिन खरीदने की ताकत तो छीन ली। जब खरीदने की ताकत छीन ली तो अब बिकेगा क्या? ये नहीं समझ में आ रहा है, ये कौन सा अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं। एक चीज और है, नौजवान की ताकत से बढ़कर बुजुर्ग की सलाह। चलिए शुक्र है, ये तो मान रहे हैं कि आटा दाल सस्ता हुआ। ये आलोचना, स्वस्थ आलोचना मानने को तैयार नहीं है। अगर इनकी पार्टी के कुछ बुजुर्ग नेता इन्हें सलाह दे रहे हैं तो इन्हें सलाह मानने की बजाय उनको आलोचना और क्रिटिसिज्म पे उतर आए अपने लोगों की। अरे भाई, वो भी अर्थशास्त्री हैं, वित्त मंत्री रहे, कम से कम उनका भी मान लीजिए। दूसरे, नोटबंदी से आप ये कह रहे हैं कि काला धन वापस आ गया। 99% पैसा तो कहना चाहिए आरबीआई में जमा हो गया, जो हवाला से, घोटाला से, चरस बेच के, अफीम बेच के जिसने जमा किया था सब ले जाके जमा कर दिया और वो वाइट हो गया। कहाँ है साहब वो नकली नोट, कहाँ गए, कितने पकड़े गए? बताइए डॉक्टर दत्ता। एक मिनट डॉक्टर दत्ता, जवाब दे देते हैं ना सर। एक ये कहते हैं फॉर्मर और इनफॉर्मल इकोनॉमी। ये बात करते हैं ना, ये हिंदुस्तान को ये बताए कि देश का जो गरीब तबका है, जो मजदूर तबका है, जो रोज दिहाड़ी मजदूरी है, क्या वो बैंक से पेमेंट लेगा? जो ये कह रहे हैं कि साहब 100% हम बैंकिंग व्यवस्था शुरू कर देंगे। अरे भाई, क्यों कहना चाहिए कर रहे हो? दत्ता जी, ये देश जवाब पैदा चलने पैदा करने आए थे विकास, लेकिन उन्होंने दो जुड़वा बहना पैदा की है, हताशा और निराशा। ये उस पर ही बात है। डॉक्टर दत्ता, ये सवाल अरुण शौरी साहब भी उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम है, डिमोनेटाइजेशन सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम है ब्लैक को व्हाइट करने में, और इसकी तस्दीक कर रहा है आरबीआई का आंकड़ा। 99% पैसा वापस आ गया। मैं नहीं मानता हूं कि ये सबसे बड़ी स्कीम है मनी लॉन्ड्रिंग को एक ऑफिशियल वे में लेजिटिमेसी देने के लिए और ब्लैक को व्हाइट करने के लिए। ये बिल्कुल एक बेबुनियाद एक सोच है और एक बहुत ही बेबुनियाद आरोप है। अच्छा, ये मेरा ये मानना है कि, और मैं इस चीज को एक्सेप्ट जरूर कर सकता हूं कि अनअकाउंटेड मनी जो था, जो ब्लैक नहीं है पर अनअकाउंटेड है, उसको अकाउंटेड किया गया है और उसके लिए ये एक प्रक्रिया था और वो देश के हित में है। दो तीन बातें, महत्वपूर्ण बातें पूरे अनअकाउंटेड मनी थी वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में आ गई। ये फायदा हुआ, ये फायदा हुआ। मोदी जी ने भाषण में ये कहा था कि देश के अंदर देखिए वो आपको सुन रहे थे, अगर वो आ जाए, अगर वो आ जाए तो सबके खातों में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। तो 15-15 वाली ब्लैक मनी कहाँ गई? जैदी साहब, सारी चीजें ना मिलाएं। दत्ता जी बहुत ध्यान से आपको सुन रहे थे। अब उनकी चीजें हैं जिस पे बोलने की आवश्यकता है। बोले। मैं अगर 1 मिनट के लिए अगर मान भी लूं कि सरकार ने एक तरह से फौजरी की है आंकड़ों को लेके, क्या वर्ल्ड बैंक के आंकड़े पे भी सरकार ने फौजरी की है? क्या एशियन डेवलपमेंट बैंक के आंकड़ों पे भी क्या सरकार ने फौजरी की है? सरकार की इतनी ताकत है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को प्रभावित कर दे। आप लोग सिर्फ बता दीजिए ना, राजनीति कर रहे हैं। साहब बता दीजिए आंकड़े। मुझे 10 सेकंड का मौका चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं मैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के फिजिकल में 7% तक होगा। 7% वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सारे मुल्क में सारे तो जो आरबीआई कह रहा है वो हमें नहीं मानना चाहिए। आरबीआई ने भी तो अपने चीजों को कल आरबीआई ने क्या कहा? आरबीआई ने भी तो संशोधित किया है। जनाब मैं कुछ डेटा देना चाहता हूं, मेरी बात आप सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? संशोधित किया, ये बात है सही। नया पीएम के बयान के बाद आरबीआई ने अपने बयानों को एडिट किया। अजीब सरकार आई है, डर लगता है लोगों को। क्या मेरी बात सुनी जाएगी? अगले दिन कुछ और कहता है। समीर भाई क्या मेरी बात सुने? जहां बात आती है कि 6 महीना दे दो चीजों को सही करने के लिए, हमें 6 समीर भाई मुझे बात बोलने का मौका दिया जाएगा क्या? मेरी बात अभी तक बीच में काट दी गई थी, मुझे बोलने का मौका दिया जाए, मुझे बात अपनी पूरी करनी है। चाहिए दोबारा। ठीक है,
दोबारा नहीं चाहिए। उस्मानी साहब, ये तो फिर वही बात हो गई कि कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है। जो पहली तिमाही के आंकड़े थे उनको जनता के सामने रखकर आप तमाम लोग देश को गुमराह कर रहे हैं, निराशा में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। आज किसान जो है, हाँ। इसमें झूठा आंकड़ा आत्महत्या कर रहा है, मजदूर आत्महत्या कर रहा है। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों को सुनिए उनकी बात नहीं, दत्ता जी देखिए, अभी आप सलाह दे रहे थे, हम आपको बता रहे हैं, सुन लीजिए कि इस अगर इन्होंने अपनी गलती में सुधार नहीं किया तो आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या और बढ़ जाएगी। क्योंकि जो अभी बैंक ने एक ऑर्डर पास किया है कि मिनिमम अकाउंट में 3,000 रुपए होने चाहिए, जब मजदूर को महीने में 3,000 रुपए मजदूरी नहीं मिल पा रही है इनकी सरकार में, ये बिजली देने की बात कर रहे हैं। आप पता कर लीजिए कि बिजली आप 8 से 10 घंटे तक भी नहीं मिल पा रही है, बिजली का कहीं पता नहीं है। जबकि इनकी सरकार आई है, बिजली पूरी गायब हो गई है। और इन्होंने केवल अडानी और अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए केवल करोड़पतियों के जो पैसे हैं उनकी ग्रोथ बढ़ रही है, और गरीब भूखों मर रहा है, मजदूर भूखों मर रहा है। आपने वादा किया, आप लोग झूठे आंकड़े पेश करके सरकार की चमचागिरी करने का काम करना बंद कर दीजिए। ये गरीबों की हाय लगेगी, आपको मजदूरों की हाय लगेगी। आपने कहा था गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे, कहाँ गए 15-15 लाख रुपए? आपने कहा फिर 15 लाख पर पहुंच गए, फिर 15 लाख पर पहुंच गए। अरे 15 लाख आपको कोई नहीं, आपको कोई जानकारी नहीं है। आप जमीन पे आइए, आप दिल्ली में बैठ करके जो ये आंकड़े पेश करते हैं, इससे देश की जनता खुश होने वाली नहीं है। आज जो गरीब मर रहे हैं, मजदूर मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, ये आंकड़े देखिए। आप नक्सली बढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, आप सुकमा देख लीजिए क्या हो रहा है। आपकी स्थिति समझ में नहीं आ रही। कहां पहुंच गया, आंकड़े में पढ़ाइए हमको, इकोनॉमी पर बात हो रही है, पढ़े हुए हैं, आकाश जिंदल साहब, जमीन पे काम करने वाले लोग हैं। आकाश जिंदल साहब, ये बताइए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर जो बातें कही गई हैं, मैं कब आधे घंटे से वेट कर रहा हूं। बोलिए जिंदल साहब, बोलिए। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर जो बातें कही गई हैं उस पर थोड़ा सा क्लियर कीजिए, उस पर अपनी राय दीजिए कि आज जितने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं, पहली बात जो कहा क्या वो बहुत बड़ा काम है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ इतना। जी, सबसे पहली बात देखिए, ऐसी बात है, मोदी साहब ने देश की जो है रेप्यूटेशन ग्लोबली अच्छी की है, देश की ब्रांडिंग अच्छी की है। इस बात के लिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी की हमें तारीफ करनी चाहिए। और एफडीआई और एफआईआई ज्यादा आया है। इंटरनेशनली आज हम अच्छी पोजीशन रख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात, डीमोनेटाइजेशन के कुछ फायदे हुए हैं, जब कांग्रेस पार्टी यही एफडीआई 26% ला रही थी तो यही आंदोलन बड़ी है। आप बोलने का मौका दीजिए, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत बात है। ये बोलने दीजिए, अच्छा काम करते हैं, इनको चुप कराइए। उस्मानी साहब बोलने देना, दूसरों को बोलने दें। इनकम टैक्स की रिटर्न्स की क्वांटिटी बड़ी है। इनकम टैक्स की रिटर्न्स की क्वांटिटी बड़ी है, इनकम टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है। तीसरी बात, हमें इस सरकार को ये भी एक जो है ये इस चीज के लिए जो है मुबारकबाद देनी चाहिए कि जीएसटी जो इतने सालों से लगा हुआ था, सरकार ने भरसक प्रयास करा के पास तो कराया, इंप्लीमेंट तो कराया, कमियां जरूर रह गई। और लास्ट बात, सभी लोगों को आपको क्या कोई ये बता पाएगा? करना चाहता हूं कि आज जो सरकार है, हम सब मतलब एफडीआई, आप मुझे बात पूरी करने दीजिए जनाब, बात पूरी करने देंगे। आज नहीं, मैं भी करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो है हम अपनी सरकार का साथ नहीं दे सकते। आज क्यों बोल रहे हैं लाल साहब? नहीं, आज आप क्या बात अब जिंदल साहब बैठे वो अपनी राय दे रहे हैं, मार्केट एक्सपर्ट है, सुन लीजिए उनकी, करते रहेंगे, थोड़ी जानकारी हो जाएगी। अपनी सरकार की जो है, हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो है हमारी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसकी कुछ उपलब्धियां भी हैं, कुछ कमियां भी है। लेकिन आज हमारी ड्यूटी क्या है कि क्या हम सिर्फ अपनी सरकार को क्रिटिसाइज करते जाएं, या एक अच्छे नागरिक के रूप में सरकार की जहां मदद कर सकते हैं वो सरकार की मदद भी करें, जहां क्रिटिसिज्म करनी चाहिए क्रिटिसिज्म भी करें। और एक चीज मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कह दूं, एज एन इकोनॉमिस्ट, अभी चीजें बदली जा सकती हैं।
ये सरकार ऐसी है, जैसे मैंने बताया, प्रधानमंत्री साहब पे मुझे बहुत विश्वास है। अभी इतना समय है कि जो कुछ कमियां रह गई, कुछ कमियां रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, डेटा बताता है, लेकिन वो कमियां रिवर्स की जा सकती है। आज हमें ये नहीं देखना है कि बीजेपी का पॉइंट, जी, आज हमें ये नहीं देखना है कि कौन सी पार्टी गेन करती है, हमें ये देखना है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे दे सके, हमें ये देखना है कि जीडीपी ग्रोथ कैसे बढ़ सके, हमें ये देखना है कि किसानों को, कि सरकार अच्छे दिनों की जो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रही है, वैसे अच्छे दिन भी नहीं आ गए। दूसरी तरफ आप लोग जो दावा कर रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टीज जो भयानक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रही है इकोनॉमी की, वैसी भी हालत नहीं है। बीच में है कहीं हम, हिलाल साहब? भयानक हालत है, उससे भी खराब है हालत, उससे भी खराब है। जमीन पे आके देखिए समीर भाई, हालात बहुत खराब है इस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था की। ठीक है, और राहुल गांधी सब अच्छा कर देंगे 6 महीने में। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं जनरेट हो रहा है? अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्यों नेगेटिव में जा रही है? अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, नहीं हिलाल साहब, आज की भी तारीख, हिलाल साहब 6 महीने में सब दुरुस्त कर देंगे ना। जो हमारे पास आपकी सरकार आ गई 2019 में, 400 बिलियन ही क्यों है? तो आप 6 महीने में दुरुस्त कर देंगे ना सब? बेशक जो बुरी हालात है, जो इकोनॉमी तेजी से नीचे जा रही है, बेशक दुरुस्त कर देंगे। आरपी सिंह साहब, आरपी सिंह साहब, राहुल गांधी को मिल गई अगर देश की कमान, तो 6 महीने में सारी दिक्कतें दूर। हम एक हो गए थे। सिंह साहब और समीर नवाज साहब, मैं 1 सेकंड चाहूंगा आपसे बात करने के लिए जरूर में। अरे आप ही से सवाल पूछा मैंने, बोलिए। मामले में सरकार जहां जहां कुछ कमियां हैं उसको ठीक कर। जी 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 जीएसटी के मामले में कल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, हमें अपेक्षा है जीएसटी काउंसिल में जहां जहां सुधार की जरूरत है वहां सुधार होंगे, परंतु सरकार ने, केंद्र सरकार ने अपनी ओर से सेंट्रल एक्साइज में, पेट्रोल डीजल में कमी की है। हम अपेक्षा करते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी वैट में कमी करेंगी, नहीं तो कल जो भागीदारी उनकी होगी वो जीएसटी में पेट्रोल और डीजल को लेकर आएंगी। और मैं वापस कह रहा हूँ, क्या बात है साहब, क्या बात है। जीडीपी जो पेट्रोल 35 रुपए 40 रुपए में बिकना चाहिए उसको आप 70 रुपए में बेच रहे हैं, और उसके बाद 2 रुपए का लॉलीपॉप पकड़ा करके कहते हैं कि हमने कमी कर दी है। पिछले जुलाई से लेकर के और अगस्त तक की अगर आप देखें 6 रुपए से ज्यादा जो है पेट्रोल और डीजल के दाम आपने बढ़ाए हैं। जब आप जो है इतने बढ़ाते हैं उसके बाद कहते हैं कि हम जो है वो जीएसटी कम कर देंगे और उसके अंदर जो है वो वैट कम कर दिया जाए तो पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे। आपने जितना ज्यादा इस वक्त जनता को चूसा है, लूटा है, नहीं करते हैं। सेंट्रल एक्साइज में आपका हिस्सा बढ़ा नहीं बढ़ा, पहले सेंट्रल एक्साइज में आपका कल 32% चलता था, $50 पर बैरल के आसपास है, उस वक्त आप 70 रुपए में पेट्रोल इंप्लीमेंट करना चाहिए। पेट्रोल और डीजल या बाकी जिन सब्जेक्ट पे कमी करनी अपने आप कमी करें, उसमें क्या इशू है बड़ा? डॉक्टर दत्ता, एक सवाल और पीएम ने उठाया कि मैं तो अपने आप को अर्थशास्त्र का कम जानकार मानता हूं, लेकिन बड़े बड़े अर्थशास्त्री होने का जो लोग दावा करते हैं उनके राज्य में जो हालत थी उससे बेहतर है, वाकई बेहतर है क्या? उससे 100 गुना बेहतर है। हालांकि हालत एकदम बिल्कुल संतुलित नहीं है, ये भी रियलिटी है, पर पहले के मुकाबले में 100 गुना बेहतर है। कुछ 2-3 फिगर्स में कोट करता हूं इस बात को साबित करने के लिए। जल्दी से सर, जल्दी। सरकार की जो करंट अकाउंट पे जो फिजिकल डेफिसिट है, यूपीए सरकार में 3.5% थी, वो आज के डेट में वो 1% हो चुका है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहां बात आती है ओवरऑल डेट की, यूपीए सरकार में 5% के आसपास था, वो आप 3.5% पे जाके नीचे आके घटा है। और वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने अभी हाल ही में कहा है कि इंडिया इज द फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर एफडीआई एंड एफआईआई अक्रॉस द वर्ल्ड। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का। और पिछले 6 महीने का आंकड़ा अगर आप उठाएंगे, चीन को कंपेयर करेंगे और भारत को अगर कंपेयर करेंगे एफडीआई को लेके, एफआईआई को लेके, आगे भारत जा चुका है एफआईआई और एफडीआई। ये सारी बातों का आप तो यही निकलता है कि कुछ मुश्किलात हैं, उतनी अच्छी तस्वीर नहीं है देश की इकोनॉमी की जितनी दिखाई जा रही है, लेकिन कुछ मुश्किलात हैं,
उनसे आने वाले वक्त में हम उबर जाएंगे, ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं है, बीजेपी की एक परेशानी है कि बीजेपी की किसी की सुनती नहीं है। जब ये जीएसटी ला रहे थे, एक तो ये है कि किसी का आइडिया आप लाएंगे जब तक उसकी स्टडी नहीं करेंगे आप तो उसे हम अमल इन में चीजों से उबर सकते हैं। इनकी परेशानी ये है कि किसी को मानने को तैयारी नहीं है। जीएसटी में पॉजिटिव अप्रोच रखें, पेश किए मात्र थे, उनमें से इन्होंने किसी को नहीं माना। अब ये दुर्भाग्य शल्य की तरह ना सोचें, जैदी साहब, शल्य की तरह ना सोचें। की तरह नहीं है। आप सुन लीजिए, मैं तो वो बन जाऊंगा ना श्री कृष्ण। देश का कहना चाहिए वो भी तो नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव ना रहिए। देश के अर्थव्यवस्था का चीर हरण भी नहीं होने देंगे। लेकिन मसला ये है कि बीजेपी की दुर्भाग्यवती योजना एक और नहीं आई है कि ये कह रहे हैं, देखिए सौभाग्यवती की जगह दुर्भाग्यवती रहे। पेट्रोल के दाम 2 रुपए कम करेंगे और गैस के सिलेंडर पे 50 रुपए बढ़ा देंगे। इस तरह की दुर्भाग्यवती योजना। थोड़ा सा ठीक है, हालांकि 3.5 साल लगभग होने जा रहे हैं और अब इसलिए बड़े तल्ख सवाल पूछे जा रहे हैं सरकार से, और इसलिए भी पूछे जा रहे हैं क्योंकि इस सरकार से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, और उन उम्मीदों पर जब सरकार खरी नहीं उतरती तो सवालों का अंदाज जो है वो तल्ख हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है, इसलिए इस डिबेट को यहीं खत्म करना होगा। लेकिन लबोलुआब यह है कि उतनी बुरी हालत भी नहीं है जितनी विपक्ष दिखा रहा है, उतनी अच्छी हालत भी नहीं है जितना सरकार बताने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन मुश्किलात से आने वाले वक्त में हम उबर जाएंगे, इसी उम्मीद के साथ इस डिबेट को खत्म कर रहा हूं। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ईटीवी उर्दू।